मीरा की उम्र 17 साल थी। उसने अभी अभी जवानी की दहलीज पर कदम रखे थे। उसकी उम्र के इस पड़ाव में उसे एक दिन अपने मामा मामी के यहाँ रहने जाना पड़ा। उसकी मामी उसे देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन जैसे ही शाम का वक्त होता उसकी मामी ऊपर बने एक कमरे में उसे छुपा देती और उसे उसके मामा के सामने नहीं आने देती। एक दिन जब मीरा को प्यास लगी तो वह पानी पीने के लिए उस ऊपर वाले कमरे से बाहर आ गई। तभी उसे मामी के कमरे से रोने की आवाज़ सुनाई दी। वह जल्दी से अपने मामी के कमरे में गई तो उसने वहां पर जो देखा उसे देखकर तो उसकी जान ही निकल गई। यह कहानी मीरा की है और यह कहानी कुछ इस प्रकार है। वह अपने घर की सबसे बड़ी बेटी थी और उसके 3 छोटे भाई बहन थे। वह एक छोटे से गांव में रहती थी। उसका गांव बहुत ही प्यारा था। उसने अपना पूरा बचपन इन्हीं गांव की गलियों में खेल कर गुजारा था। वह दिन उसकी ज़िंदगी का सबसे दुख देने वाला दिन था, लेकिन जिंदगी की कड़वी सच्चाई इंसान को कहां से कहां ले जाती है। ऐसा ही कुछ मीरा के साथ भी हुआ था। उसका बचपन उसके माँ बाप के प्यार भरे आंचल में गुजरा था। वह एक जॉइंट परिवार में रहती थी। उसका घर बहुत बड़ा तो नहीं था, लेकिन अपना था। उसके दादा की फैमिली में भी 4 लोग थे और मीरा की फैमिली में भी 4 लोग थे। उसके एक चाचा थे जो अभी पढ़ाई कर रहे थे और वह पढ़ाई के सिलसिले में ज़्यादातर हॉस्टल में ही रहा करते थे। राधिका और उसके घर के सारे बच्चे जैसे जैसे बड़े होते जा रहे थे, उनका घर उनके लिए छोटा होता जा रहा था। उसकी दादी और बुआ एक ही कमरे में रहा करती थी। कम उम्र में ही दादा ने बुआ की शादी करवा दी थी। 3 साल बाद ही बुआ का तलाक हो गया था, जिसकी वजह से ये हुआ कि मीरा के घर पर ही वापस आ गई थी। मीरा को आज तक यह समझ नहीं आया कि उसकी बुआ तो बहुत अच्छी थी। उन्होंने आज तक कभी किसी से ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं की, फिर उन्हें कोई कैसे छोड़ सकता है। फिर बात इतनी कैसे बढ़ गई कि बुआ का तलाक हो गया। लेकिन उसे इतना पता था कि उसकी बुआ की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ हुई थी। दादी ने यह शादी करवाई थी। उसकी दादी जात पात में विश्वास रखने वालों में से थी। उसकी दादी को अपनी बिरादरी के लोग ही पसंद आते थे और इसी बिरादरी का मन रखने के लिए मीरा की बुआ को दादी ने एक अनचाहे बंधन में बांध दिया था। मीरा की ज़िंदगी ऐसी बहुत सी कड़वी सच्चाई से भरी पड़ी थी। मीरा की माँ और उसकी ताई की कभी भी आपस में नहीं बनती थी, क्योंकि बात यह थी कि उसकी माँ और ताई आपस में कजन थी और उन दोनों की आपस में कभी नहीं बनी थी। खैर, भाग्य ने ऐसा खेल खेला कि उसकी माँ और ताई के बीच काफ़ी सालों से अनबन बनी हुई थी और वह आज तक खत्म नहीं हुई थी। मीरा ने अपने बचपन से ही अपनी माँ और ताई को आपस में जलन और बराबरी करते हुए देखा था। वह नहीं जानती थी कि वह दोनों ऐसा क्यों करते हैं, मगर जो भी था वह सारे बच्चे लड़ाई झगड़े से दूर रहते थे और राधिका की माँ जितनी ही ज़्यादा झगड़ालू और जिद्दी थी, वह सभी बच्चों से आपस में उतना ही ज़्यादा प्यार और मोहब्बत से रहते थे। उसकी ताई की बेटी सानिया और मीरा दोनों ही बहुत निकम्मी थी। उन दोनों के निकम्मेपन के कारण और पढ़ाई से जी चुराने पर हर वक्त उनको बातें सुनने को मिलती थी। उसका घर तो लोगों के हिसाब से बहुत छोटा था, लेकिन उसके घर के पीछे एक बहुत प्यारा सा बगीचा था। यह बगीचा मीरा की दादी की मेहनत और लगन का नतीजा था। मीरा और उसकी ताई की बेटी सानिया, वह दोनों ही आम के पेड़ से आम तोड़कर कच्चे ही खा जाया करते थे। जब बाद में दादी को इस बात का पता चलता तो वह उसे अपनी लाठी से बहुत डराती थी। अपनी माँ के डांट से बचने के लिए यह बगीचा ही सबसे सुरक्षित था, क्योंकि दादी अपने बगीचे में किसी को पाँव भी नहीं रखने देती थी। यह अलग बात है कि मीरा और सानिया अपने दिन का एक बड़ा हिस्सा इसी बगीचे में बिताती थी। मीरा इस वक्त 12वीं क्लास में थी और इस वक्त उसके बोर्ड के पेपर होने वाले थे, इसलिए गौतम उन दोनों को अपने पास बिठाकर ज़बरदस्ती पढ़ाता था। गौतम पढ़ाई में बहुत तेज था और घरेलू सियासत से बहुत दूर रहता था। जब उसे सानिया के साथ मीरा को पढ़ाने की बात की, पहले तो मीरा की माँ और उसकी ताई के बीच इस बात को लेकर बहुत झगड़ा हुआ, पर जब दादी ने अपनी जोरदार आवाज़ में कहा कि मीरा और सानिया दोनों को ही गौतम ही पढ़ाएगा,
तो उसकी माँ और ताई बिल्कुल चुप हो गई, क्योंकि घर में तो दादी का बहुत खौफ था और उसकी माँ और ताई दोनों ही दादी से बहुत डरती थी। यही वजह थी कि उसकी माँ और ताई दोनों अभी तक दिल पर पत्थर रखकर एक साथ एक ही घर में रहा करती थी, क्योंकि उसके ताया और पापा कभी भी अपनी बेटियों की बात नहीं मानते थे, वह हमेशा दादी की ही बात मानते थे। यही वजह थी कि मीरा की माँ और ताई हमेशा एक दूसरे पर गुस्सा निकालती थी। बस समय निकलता गया और जैसे तैसे करके मीरा और सानिया ने 12वीं की परीक्षा पास कर ली और इसी बीच उन दोनों ने कॉलेज में दाखिला लिया। कॉलेज में दाखिला लेने के कुछ समय बाद ही मीरा को कॉलेज के एक लड़के से प्यार हो गया। उस लड़के के नाम सूरज था। उन्हीं दिनों उसके दिल ने एक अलग तरीके से धड़कना शुरू किया और उसने पूरी तरह से उस लड़के की तरफ आकर्षित होने की ठान ली और वह उसकी तरफ आकर्षित हो गई। वह हर समय उस लड़के के सपने देखा करती थी, लेकिन वह लड़का मीरा को सिर्फ एक अच्छी दोस्त मानता था। उन्हीं दिनों एक अजीब किस्सा हुआ। मीरा के चाचा ने घर में किसी को बिना बताए शादी कर ली। इस बात का घर में सबको जब पता चला तब सभी को यह सुनकर बड़ी हैरत हुई, क्योंकि वह अपनी नई नवेली दुल्हन को लेकर घर आ गया था। दादी ने चाचा को पहले तो बहुत बातें सुनाई, बाद में चाचा से पूछा कि इसे कहाँ रखेगा, इस घर में तो जगह ही नहीं है। चाचा ने कहा कि यहीं रखूंगा। इस बात पर दादी ने उन्हें घूर कर देखा तो चाचा ने कहा कि अभी तो शहर में रखूंगा, लेकिन कुछ वक्त बाद मैं इसे लेकर यहीं आ जाऊंगा। चाचा एक दिन रुक कर फिर चाची को लेकर शहर चले गए, पर अब परेशानी यह थी कि जब चाचा चाची को लेकर यहाँ पर हमेशा के लिए रहने आ जाएंगे तो वह कहाँ रहेंगे, क्योंकि घर में उनके रहने के लिए जगह नहीं थी। इस बात का हल मीरा की माँ ने कुछ इस तरह से निकाला कि पेपर खत्म होने के बाद जब मीरा की छुट्टियां होंगी तो वह मीरा को कुछ दिनों के लिए मामा के घर रहने के लिए भेज देंगी और फिर बाद में देखा जाएगा। पेपर जब करीब आए तो गौतम ने मीरा और सानिया को पढ़ाना शुरू कर दिया। जैसे तैसे पढ़ाई करके मीरा और सानिया ने अपने पेपर दिए। पेपर खत्म हुए ही थे कि चाचा वापस आ गए और मीरा को अपने मामा के घर रहने जाना पड़ा। घर जाने से पहले मीरा ने वहां जाने का इरादा पक्का कर लिया, लेकिन फिर भी उसके दिल में एक उदासी थी और दूसरी तरफ इस बात की खुशी भी थी, क्योंकि वह पहली बार अपने मामा के घर जा रही थी। उसके पापा और छोटा भाई उसे मामा के घर छोड़ने के लिए स्टेशन पर आ गए। उसके मामा और मामी उसे लेने के लिए आए थे। उस दिन दूसरी बार उसने अपने मामी को देखा था। उससे पहले एक बार बस उसने अपनी बुआ की शादी में देखा था, तब भी मामा और मामी एक रात रुक कर वापस चले गए थे, क्योंकि मामा जब भी उससे मिलने के लिए उसके घर पर आते थे तो वह अकेले ही आते थे, वह मामी को अपने साथ लेकर नहीं आते थे। मीरा अपने मामा को बहुत पसंद करती थी, क्योंकि वह बहुत अच्छे इंसान थे। उनकी आदत बहुत ही अच्छी थी, वह किसी को भी बहुत आसानी से अपनी तरफ आकर्षित कर सकते थे। मामा मीरा और पापा को अपने साथ लेकर चले गए। दोपहर का खाना सभी ने साथ मिलकर खाया। मामी उनसे बहुत प्यार और अच्छे तरीके से मिली थी। वह मीरा से बहुत अच्छे से बात करती थी। उसकी मामी उसकी मामा और ताई के लिए बिल्कुल उल्टा थी। वह बहुत ही मेहरबान और अच्छी औरत थी। कभी कभी तो उसमें मीरा को अपनी बुआ की छाया दिखाई देती थी। वह मीरा का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी और उसे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होने देती थी। मीरा बहुत लापरवाह और निकम्मी थी, लेकिन इसके बावजूद उसकी मामी उसे कभी नहीं डांटती थी, बल्कि प्यार से उसे समझा देती थी। सानिया मीरा से रोज़ फ़ोन पर बात करती थी, क्योंकि वह मीरा को बहुत याद करती थी। खैरियत तो उसे भी सानिया की बहुत आती थी, लेकिन वह जानती थी कि वह उसे अपनी माँ और ताई के लड़ाई के जंग में अकेला छोड़कर आई है। इसी वजह से वह मीरा से कॉल पर बहुत गुस्सा होती थी और उसे बहुत बातें सुनाया करती थी। मीरा सोनिया को तसल्ली देती थी कि मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगी, तुम चिंता मत करो, मैं अपने मामा के यहाँ बस कुछ दिनों के लिए ही आई हूँ। लेकिन उसकी किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही सोच रखा था। वह घर से वापस आते समय अपना दिल वहीं किसी के कदमों में छोड़ कर आई थी, यह जाने बिना ही कि जिसके लिए वह अपना दिल छोड़ कर आई है वह भी उसके लिए कुछ जज्बात रखता है या नहीं। वह बस अनजान राहों पर मुसाफिर बन गई थी। उसके बारे में सोचकर दिल में हल्की सी गुदगुदी होती थी। उसकी मामी को कोई औलाद नहीं थी। वह तन्हाई में अपना वक्त गुजार रही थी।
इसीलिए मीरा के उसके घर में जाने से उसकी मामी बहुत खुश हो गई थी। यह बात सही है कि अकेले रहने से दो लोगों में इंसान का दिल बहल जाता है। उसके मामा हमेशा काम में ही व्यस्त रहते थे और वह शायद यह भूल चुके थे कि उनकी पत्नी समय से पहले ही बुढ़ी होती जा रही है। कभी कभी अपनों की लापरवाही हमें समय से पहले ही थका देती है। कभी कभी उसे अपनी मामी पर बहुत तरस आता था, जो इस घर की चार दीवारी में ही कैद होकर रह गई थी। उसके मामा मामी से शादी करके इन्हें इतनी दूर लेकर आ गए थे कि उनके रिश्तेदारों से मिलना जुलना भी नहीं हो पाता था। यही वजह थी कि उनके आने से उनकी मामी बहुत खुश ज़्यादा हुई थी। और उसके मामा के घर के बराबर में ही एक औरत रहती थी जो लड़कियों को सिलाई कढ़ाई सीखने का काम कराती थी। मीरा ने मामी से कहा और उस औरत के यहाँ सिलाई कढ़ाई सीखने जाना शुरू कर दिया। मगर उसे सिलाई सीखने के दौरान ही हर वक्त मामी का ही ख्याल रहता था कि मेरी मामी मेरे गैर मौजूदगी में अकेली और तन्हा होगी। मीरा की दोस्ती वहाँ पर सिलाई सीखने वाली एक लड़की से हो गई जिसका नाम बिंदिया था। बिंदिया और मीरा कुछ ही समय में बहुत अच्छे दोस्त बन गए। बिंदिया बहुत चुलबुली और जिंदा दिल लड़की थी। उसे देखकर ऐसा नहीं लगता था कि वह कभी कोई दुख भी उसके पास से गुजरा होगा। वह हमेशा मुस्कुराने वाली लड़की थी। वहाँ पर मीरा का समय बहुत सुकून से गुजर रहा था। उसके मामा सुबह के गए शाम को लौट कर आया करते थे। इसी बीच उसकी मामी ने बहुत सारी बातें होती थी। दिन तो बिल्कुल ठीक से गुजरता था, लेकिन जैसे ही शाम का समय होने लगता तो एक बहुत ही अजीब बात होती थी। वह बात यह थी कि उसकी मामी उसे जल्दी से खाना खिलाकर मामा के आने से पहले ही ऊपर बने एक कमरे में छुपा देती थी। यह जो रवैया उसकी मामी उसके साथ रोज करती थी, उसे कोई वजह समझ नहीं आ रही थी और हिचकिचाहट की वजह से वह मामी से कुछ पूछ भी नहीं सकती थी। एक बार रात के समय प्यास से मजबूर होकर वह ऊपर वाले कमरे से निकलकर मीरा नीचे किचन की तरफ जा रही थी तो उसने किसी की सिसकियों की आवाज़ सुनी और उसने दरवाज़ा बजाना चाहा कि यह आवाज़ कहाँ से आ रही है। तभी उसे अंदाज़ा हुआ कि यह आवाज़ तो मामी के कमरे से आ रही है। वह जैसे ही मामी के कमरे के पास गई तो दरवाज़ा थोड़ा सा साइड से खुला हुआ था। उसने हैरत और परेशानी से मामी के कमरे के अंदर का जो नज़ारा देखा, उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। उसने कभी भी नहीं सोचा था कि मामी की ज़िंदगी इतनी तकलीफ़ में है। उसकी मामी भी समाज की उन 90% और औरतों में से थी जो अपने पति से मार खाकर अपने आंसू छुपाकर लोगों के डर से शांत रहते। मीरा ने थोड़ा सा और अंदर झांक कर देखा तो अब अंदर का नज़ारा साफ दिख रहा था। मामी बेचारी जमीन पर पड़ी सिसक रही थी और मामा बेदर्दी से मामी को पीट रहे थे। अंदर का यह नज़ारा देखकर उसके मुंह से चीख निकलने ही वाली थी कि उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिए और अपनी चीख को रोका और तेज कदमों से भागती हुई ऊपर वाले कमरे में जाकर जमीन से लगकर बैठ गई। उसकी सांसें अभी भी बहुत तेज चल रही थी। उसका दिमाग अभी कुछ देर पहले हुए वाक़ये को भूल नहीं पा रहा था। वह बिल्कुल ही बदहवास हो गई थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मामा का यह रूप उसके लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ देने वाला था। वह बाहर से बहुत नरम दिल दिखने वाले थे और अंदर से असल रूप यह होगा उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। उसने पूरी रात वहीं ज़मीन से लगी दीवार के सहारे आंसू बहाते हुए बिताए और उसके मामा और मामी की शादी को 10 साल का समय गुजर चुका था। ना जाने कब से मामी और मामा की यह मारपीट बर्दाश्त कर रही होंगी। इन सब के बावजूद भी मामी ने आज तक किसी से कोई गिला शिकवा नहीं किया था। मामी बहुत सब्र और शुक्र करने वाली थी, मगर अब बात हद से ज़्यादा आगे बढ़ गई थी। अब तो मामी की जवानी का सूरज भी ढल चुका था। मामा को अब तो मामी की उम्र का ख्याल रखना चाहिए था। मामा शायद उन मर्दों में से थे जो औरतों को अपने पाँव की जूती समझते हैं। मीरा ने अपनी ज़िंदगी में पहली बार किसी मर्द का ऐसा रूप देखा था। वैसे इस तरह के कई किस्से उसने सुन रखे थे, मगर हकीकत में ऐसा होते हुए वह पहली बार देख रही थी। उसके ताया और उसके पापा उसकी माँ और ताई पर बेशक बहुत दबदबा रखते थे, मगर कभी अपनी औरतों को बेइज्जत नहीं करते थे और ना ही उन्होंने कभी उन पर हाथ उठाया था। मगर उस रात उसे दीवार से लगे लगे ही उसने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला कर लिया था। मगर इस फैसले को करने के लिए उसे अपने दिल में मौजूद सभी जज्बातों को कुचलना पड़ा। उस रात में ही वहीं पर बैठे बैठे उसका दिल शादी से बिल्कुल उठ गया था। उसने इस समय फैसला किया था कि मैं अपनी ज़िंदगी में कभी शादी नहीं करूंगी। उसके दिल और दिमाग पर शादी का सिर्फ एक नकली चेहरा छुपाकर रह गया था।
उसने रात तो जैसे तैसे रोकर गुजार ली थी, मगर सुबह होते ही सबसे पहले मामी की तलाश में किचन में गई। उसने जाकर देखा तो मामी नाश्ता बना रही थी। मामी सबसे पहले मामा के लिए नाश्ता बनाती थी। ऑफिस जाने के बाद मामी घर की साफ सफाई करने में लगती थी। वह कामों में व्यस्त होकर अपनी ज़िंदगी की तकलीफ़ों को भूलने की पूरी कोशिश करती थी। मीरा मामी के चेहरे को देख रही थी तो उसे उनका दुख उनके चेहरे पर साफ साफ दिखाई दिया। उन्होंने नाश्ता बनाकर मीरा को दिया कि जाओ जाकर मामा के कमरे में देकर आओ, और फिर वह नाश्ता बनाने लगी। मीरा ने नाश्ते की ट्रे उठाई और मामा के कमरे की तरफ जाने लगी। दरवाज़ा आधा खुला हुआ था। वह दरवाजे के सामने जाकर एकदम से रुक गई। उसकी आंखों के सामने रात का मंजर आ गया। उसके कदम भारी हो गए थे। उसे लग रहा था जैसे वह सदियों से यहीं पर खड़ी हो। उसने अपना जी कठोर करके और एक लंबा गहरा सांस लेकर अपने कदम अंदर की तरफ बढ़ा दिए। उसने अंदर जाकर मामा के सामने वाली टेबल पर नाश्ता रख दिया। मामा हाथ में अखबार लिए हेडलाइन पढ़ रहे थे। उसके वहां पहुंचने पर उन्होंने आंख उठाकर एक पल के लिए उसे देखा और फिर दोबारा अखबार पढ़ने में लग गई। मीरा ने नज़र उठाकर मामा को देखा तो उनके सीधे साधे चेहरे के पीछे छुपे उनके खतरनाक चेहरे को देखकर मीरा के पूरे जिस्म में झुंझुनी उतर गई। उसने सोचा ना जाने अब और क्या क्या देखना बाकी था। पूरा दिन उसने मामी की जांच पड़ताल करने में निकला और उनसे कुछ पूछने और ना पूछने के विचार में गुमसुम रही। इसी तरह रात हो गई और मामी के कहने से पहले ही मीरा ने रात का खाना खाया और ऊपर वाले कमरे में जाकर लेट गई। उसने कुछ देर तक वही सब सोच विचार में बिता दिया और फिर मोबाइल उठाकर सानिया को कॉल लगाई। उससे कुछ देर बात करने से उसका दिल हल्का हो गया था। सानिया उसे माँ और ताई के बीच हुए ताज़ा झगड़े के बारे में बता रही थी। उन दोनों की माँ और ताई के बीच होने वाली लड़ाई को ज़्यादा दिलचस्पी से नहीं लेती थी, पर आज वह उसकी इस बातचीत पर दिल से मुस्कुरा रही थी। तभी वह उससे बार बार पूछ रही थी कि तुम ठीक तो हो ना, मगर उसके पास उसे झूठी तसल्ली देने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। जब आधी रात का समय गुजरा तो वह हल्के हल्के कदमों से बाहर आई। आज फिर वही नज़ारा था। मामी के कमरे के बाहर से सिसकियाँ की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वह चुपके से अंदर कमरे में झांक कर देखने गई तो कल की तरह का ही नज़ारा था। वह तेज कदमों से भागकर अपने कमरे में वापस आ गई। उसने सोने से पहले अपने आप से एक वादा कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मामी को इस मुद्दे पर बातचीत करके ही दम लूँगी। अगली सुबह जैसे ही मामा ऑफिस जाने के लिए निकले तो मीरा अपनी मामी से कहने लगी कि सब काम छोड़कर मेरे पास आकर बैठ जाओ, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। मामी उसकी बात सुनकर उसके साथ आंगन में आकर बैठ गई। मामी ने उससे पूछा कि क्या हुआ बेटा, क्या बात है, घर पर सब ठीक तो है ना? मीरा ने कहा, जी मामी, घर पर तो सब कुछ ठीक है। उसने मामी से कहा कि मुझे आपके बारे में आपसे कुछ बात करनी है। उसकी मामी हैरत में आ गई और बोली, मेरे बारे में? मामी ने हैरत भरी नज़रों से उसे देखा। तब उसने मामी से पूछा कि मामी, अब आप मुझे बताएंगी कि मामा के इस सुलूक की वजह क्या है और वह कब से आपको इस तरह मारते आ रहे हैं? उसके यह पूछने से उनका मुंह फीका पड़ गया कि मामी ने कहा कि बेटा, तुम्हें इन सब के बारे में कैसे पता चला? तब उसने मामी को बताया उस रात के बारे में और कहा कि मैं मामा को आपको मारते हुए देख लिया था। मामा आपको किस तरह बेदर्दी से पीट रहे थे। अब मुझे सब समझ में आ गया कि आप रात को क्यों मामा के आने की पहले ही मुझे ऊपर वाले कमरे में भेज दिया करती थी। अब आप मुझे सब कुछ सच सच बताएं कि मामा के इस रवैये के पीछे की असली वजह क्या है। आखिर वह आपको क्यों मारते हैं? उनके ज़्यादा जोर देने पर मामी ने उसे बताया कि बेटा, यह किस्सा आज का नहीं है, यह किस्सा तो बहुत पुराना है। यह बात मेरी शादी के 6 महीने बाद का है, जब एक दिन मैं उसकी मामी सब कुछ बताती गई और वह हैरत के समंदर में डूबकर मामी के दर्द भरी कहानी सुनती गई। वह दिन हकीकत के होने वाले दिन थे। उस दिन उसे बहुत कुछ ऐसा पता चला कि इसके बारे में परिवार में कोई भी नहीं जानता था। मामी का सब कुछ बताने के बाद वह मीरा से बोली कि बेटा, मैं 10 सालों में आज पहली बार किसी इंसान के सामने अपने दिल खोल कर रख दिया है। बेटा, तुम्हारा बहुत एहसान होगा। यह जो बातें मैंने तुम्हें बताई हैं, तुम ये अब किसी को भी ये बातें मत बताना, खास तौर पर अपनी माँ को बिल्कुल भी मत बताना। मैं नहीं चाहती थी कि सालों के बचाए हुए मेरे इस रिश्ते को अब जाकर कोई ठेस पहुँचे। मेरे पास ऐसा कोई नहीं है जो मेरे साथ खड़ा हो।
मीरा बेबसी से मामी की तरफ देख रही थी और मामी से उनसे पूछा कि मामी, इतने सालों से चुप रहकर यह सब सहकर आपको आखिर क्या मिला? उल्टा आपने अपने ऊपर जुल्म किया है। अब बस बहुत हुआ कि आप अपनी पूरी ज़िंदगी ऐसे ही गुजार देंगी। मैं आपको ऐसा कभी नहीं करने दूंगी। उसकी बात सुनकर उसकी मामी ने कहा कि तुम अभी बच्ची हो और इन सब बातों को नहीं समझती हो, इसलिए इस तरह की बात कर रही हो। हमसे ज़्यादा तो तलाकशुदा औरतों की ज़िंदगी बहुत मुश्किल होती है। मीरा ने कहा, यह सब नियम बनाने वाले भी तो हम ही हैं ना। अगर हम सब मजबूरी को वजह बनाकर इस सब को ऐसे ही चलता रहने देंगे तो यह सब कभी ख़त्म नहीं होगा। किसी न किसी को तो इसे रोकना ही होगा। अगर आज हम अपनी तरफ उठने वाली एक उंगली को नहीं रोक सकते तो कल को पूरा हाथ हमारी तरफ ही उठेगा। हम लोगों को होश ही तब आता है जब पानी सर से ऊपर गुजर जाता है। यह कोई बहादुरी की बात नहीं है कि इस तरह का सलूक बिना किसी वजह के बर्दाश्त किया जाए। मेरी नज़र में तो यह एक बुज़दिल की पहचान है। आपकी तो कोई ऐसी मजबूरी भी नहीं है और आप सिर्फ यही सोच रही हैं कि समाज क्या कहेगा। यह बात का रोक पाल कर बैठी हैं। काश हम यह सोचने के बजाय कि लोग क्या कहेंगे, यह सोच लिया करें कि भगवान क्या कहेगा, तो हमारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। मीरा का इतना समझाने का थोड़ा बहुत असर तो उसकी मामी पर हुआ। तभी उन्होंने कहा कि तुम्हें जो ठीक लगे करो, लेकिन एक बात याद रखना, जब हम समाज के बने हुए इन उसूलों से टकराते हैं तो समाज हमें मुंह के बल गिरा देता है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो समाज से टक्कर लेकर जीत हासिल करते हैं। मीरा ने मामी की बात सुनकर मामी से कहा कि मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है, आप बस दुआ करें। उसकी बात सुनकर उसकी मामी मुस्कुराती हुई किचन में चली गई। अगला दिन उसने सोने में और एक मंसूबा बनाने में गुजार दिया। इस मंसूबे को पूरा करने के लिए उसे सानिया की मदद की ज़रूरत थी। इसके बारे में उसने उसे कॉल करके सब कुछ अच्छे से समझा दिया था और उसका अगला कदम बिना किसी मसले के मामी को यहाँ से लेकर जाना था। इसका मंसूबा भी उसने तैयार कर लिया था। अगली सुबह उसने मामा के ऑफिस जाने से पहले उनको मामी को अपने साथ अपने गांव लेकर जाने की इजाज़त मांगी। पहले तो मामा ने साफ साफ मना कर दिया, मगर थोड़ा जोर देने पर उन्होंने उसकी बात मान ली। उसके लिए यही काफ़ी था। उसने भागकर जल्दी से मामी को यह बात बताई तो मामी बहुत खुश हुई। अगले दिन वह दोनों अपने गांव के लिए निकल गए। वह पूरे रास्ते सानिया की बात करती रही। उसने उससे कह दिया था कि दादी और बुआ को इन सब के बारे में अच्छे से बता दे। जब वह गांव पहुंचे तो दोपहर हो चुकी थी। उसे स्टेशन लेने के लिए गौतम आया हुआ था। घर आकर उसने महसूस किया कि वह इस माहौल को कितना मिस कर रही थी। खाने के बाद वह सानिया, दादी और बुआ के साथ आराम से बातें करने लगी। उसने सारी बातें दादी को बताई तो दादी ने उससे कहा कि अब तुम फिक्र मत करो, मैं मौका देखकर तुम्हारी माँ से खुद बात करूँगी। दादी की बात सुनकर मीरा की सारी टेंशन खत्म हो गई। 3 दिन बाद दादी ने माँ और मामी को अपने कमरे में बुलाया और हर बात शुरू से माँ को बताई। जब यह बात उसकी माँ ने सुनी तो हक्का बक्का रह गई। उसकी माँ तो कभी भी नहीं सोच सकती थी कि उनका छोटा इकलौता भाई इस तरह की हरकत कर सकता है। उसकी माँ को शुरू से ही हक की बात करने का शौक़ था और अपने इसी शौक़ के कारण आज उन्हें अपने हक की बात करने का मौका मिल गया था। सब जानते थे, सिर्फ उसकी माँ और ताई ऐसी थी जो माँ के इस बारे में बात करके मामी की मदद कर सकती थी। दादी और मामी की बात सुनकर उसकी माँ ने एक पल जाया किए बिना फ़ौरन मामा को कॉल की और फ़ौरन गांव पहुंचने का हुक्म दिया। जैसे ही मामा गांव पहुंचे तो मीरा की माँ ने उन्हें सांस लेने का मौका तक नहीं दिया और उनकी क्लास लेनी शुरू कर दी। हाल में सिर्फ ताई, मामा और मामी ही मौजूद थे और सब अपने अपने कमरे में दुबक के बैठे हुए थे। मीरा दादी के बगीचे में बैठी कच्चे आम खाते हुए मामी की बातों को याद कर रही थी। मामी ने उस दिन उसके जोड़ देने पर ही अपनी ज़िंदगी की कड़वी सच्चाई से पर्दा हटाया था और उसे बताया था कि मेरी शादी के शुरू के कुछ दिन ही खुशगवार गुजरे थे, जैसे नई शादी हुए लोगों के गुजरते हैं। और कुछ महीने गुजर जाने के बाद जब वह पेट से ना हुई तो उसके मामा उसे डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर के टेस्ट करवाने से पता चला कि उसके अंदर कोई कमी नहीं थी, वह बिल्कुल ठीक थी। तब डॉक्टर ने उसके मामा से कहा कि वह टेस्ट करवा कर। पहले तो वह नहीं माने, पर बहुत जोर देने के बाद वह मान गए और जब रिपोर्ट आई तो वह उन सब के सोचने से बिल्कुल ही उल्टा थी। उन्होंने बताया कि तुम्हारे मामा कभी बाप नहीं बन सकते और यह बात उनकी मर्दानगी पर ठेस पहुंचने लगी।
मैंने तो इन सबको भगवान की मर्जी मानकर कबूल कर लिया था, पर वह उसे सबको कभी नहीं भूल सकी। मैं हमेशा उनको समझने की कोशिश करती रही, मगर वह समझते कि मैं उनका मजाक उड़ा रही हूँ, और इसी गलतफहमी ने उनके अंदर चिड़चिड़ापन पैदा कर दिया था और वह अपनी इस कमी का गुस्सा मुझ पर निकालने लगे थे और इसके लिए उन्होंने मुझे रोज़ मारना पीटना शुरू कर दिया था। मैं अपना मुंह बंद रखने पर मजबूर थी। मैं एक अलग शहर में थी और चुप रहने पर मजबूर थी। उनका जो मन चाहता था वह करते थे। मामी की ज़िंदगी बहुत तकलीफ दे रही थी और इसलिए मीरा ने यह कदम उठाया था कि मामी की ज़िंदगी में थोड़ी खुशियाँ आ सके, शायद उनकी ज़िंदगी का रुख पलट जाए। उसके मामा और माँ की मिली जुली आवाज़ आ रही थी। वह उठकर सानिया के पास जाकर बैठ गई। उसकी माँ और मामा की झोड़ का नतीजा यह निकला कि उसके मामा मामी को तलाक देकर और टेबल पर रखी बोतल पर ठोकर मारकर वहाँ से चले गए। इस बात को कुछ दिन ही गुजरे थे कि मामी पड़ोस में ही किराए का घर लेकर उसमें रह रही थी और उन्होंने मीरा को भी साथ में रख लिया था। उन्हीं दिनों गौतम ने घर के ऊपर एक और फ्लाइट बनवाने का सोचा, क्योंकि घर छोटा पड़ रहा था। उसका कमरा तो पहले ही चाचा और चाची के इस्तेमाल में था, इसलिए गौतम ने ऊपर अलग पोर्शन बनवाने का इरादा किया। तो ऊपर का पोर्शन भी पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका था। उन्हीं दिनों उसकी माँ और ताई की कड़ी कोशिशों के बाद एक उम्र में बड़े मगर अच्छे आदमी से उसकी मामी की शादी करवा दी गई। मामी अब अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थी। उन्हीं दिनों गौतम भी नौकरी करने लगा और तभी ताई गौतम की शादी के लिए अच्छी लड़की की तलाश करने लग गई थी। मीरा का तो शादी से भरोसा ही उठ गया था। सानिया ने उसे बताया कि ताई ने गौतम के लिए एक अच्छी लड़की ढूंढ ली है और अब वह गौतम भैया की शादी उस लड़की से हो जाएगी। गौतम का रिश्ता पक्का होने के कुछ दिनों बाद उसकी शादी बहुत धूमधाम से हुई। उन सब ने उसकी शादी में बहुत मज़े किए और धीरे धीरे उसकी माँ और ताई के बीच की लड़ाई और झगड़ा भी खत्म हो गया। अब वह सब अपने पूरे परिवार के साथ मिलजुल कर बहुत खुशी से रहते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ हमारी कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद दोस्तों। Subscribe now and press the bell icon.